हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर धातु और अधातु के गाइस अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। ये साइंस का चैप्टर है गाइस। सो गाइस, देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आगे हम गाइस ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, फिर गाइस ये गाइस अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड विलियम कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलियम एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर सी FeSO4 मतलब कि आयरन सल्फर ऑक्साइड विलियन एवं सिल्वर धातु में कोई विस्थापन अभिक्रिया होती है क्या? कोई गैस निकलती है क्या इन दोनों को मिलाने से? तो गैस बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी AgNO विलियन कॉपर धातु। तो गैस यही राइट है। Ag ऑक्साइड मतलब कि गैस यहाँ पे चांदी की बात की गई है। Ag सिंबल चांदी का है और कॉपर मिलाते हैं तो गैस इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो गैस लोहे का यदि फ्राइंग पैन है, पैन मतलब कोई कढ़ाई है गैस, उसको यदि हम जंग से बचाना चाहते हैं तो हमें कौन सी विधि अपनानी है? तो गैस आपने देखा होगा आपके घर में भी सब्जी तलने वाली कढ़ाई तो होगी लोहे वाली, ये वाली अपन रहती है गैस। लेकिन जो बड़े बड़े जैसे कुछ होता है कोई फंक्शन तो हम देखते हैं लोहे की कढ़ाई चढ़ती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो उसको गैस हम डेली यूज नहीं करते हैं तो उसमें जंग लगने की गैस संभावना बनी रहती है। और उसे जंग से बचाने के लिए जंग लगती है लोहे में कि नहीं लगती है? देखिए इस प्रकार की जंग लग जाती है। कोई कढ़ाई नहीं है गैस, ये लोहे की कोई साकर वगैरह है तो गैस इसमें जंग लगी हुई है और ये है गैस बिना जंग लगा हुआ। तो यदि हमें इसे जंग लगने से रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो गैस क्या हम लोहे में ग्रीस लगा देंगे, या गैस ऑप्शन नंबर बी पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर इसको रोका जा सकता है गैस जंग से, या ऊपर के सभी गैस सही है ग्रीस करंट जिंक की परत लगाएंगे तो बच जाएगा लोहा। तो गैस इसमें हम जिंक की परत चढ़ा देंगे। लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए गैस क्या करेंगे, इसमें जिंक की परत चढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई होप गैस आपको क्लियर हो गया होगा। तो जंग क्यों लगती है गैस? इसमें ऑक्सीजन होती है। क्या होती है हमारे वातावरण में? ऑक्सीजन होती है। और यदि हमें किसी चीज़ को जंग लगने से रोकना है तो उसको पहले नंबर ऑक्सीजन के प्रभाव से रोकना होगा। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सी चीज़ों में जंग लग जाती है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है? यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है गाइस। तो हमें ये बताना है कि वह कौन सी धातु है जो कि ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया करती है और गल के गाइस अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। और वह धातु जो भी है गाइस वह जल में विलय है। तो कौन सा राइट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम। क्या कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है जो कि जल में घुल जाती है, या गाइस कार्बन, या ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन या लोहा। तो लोहा कभी भी गाइस जल में नहीं घुलता है, भले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। क्या है? वो जल में विलेय भी है यह तत्व तो और क्या करती है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है गाइस, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है? तो गाइस टिन का लेप क्यों होता है? खाने वाले डिब्बे हैं गाइस तो आप देख सकते हैं। तो इसका कारण क्या है गाइस कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसीलिए इसमें टिन का लेप लगा दिया जाता है क्या? तो ये नहीं होगा गाइस, महंगा होने इसकी वजह नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है क्या, इसलिए खाने वाले डिब्बे में गाइस क्या लगा दिया जाता है, टिन की परत चढ़ा दी जाती है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन है कि टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या ये होगा राइट? इसलिए लगा दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है क्या, इसलिए लगा दी जाती है। अभिक्रिया करेगा गाइस तो और ख़राब होगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी
क्या हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो गैस हम देखिए जो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए हम टिन का गैस यूज करते हैं, क्योंकि वो टिन तो गैस कम क्रिया करेगा किसी भी चीज़ के साथ। यदि हम खाने वाले डिब्बे में यदि जिंक की परत लगा देंगे तो वो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जबकि टिन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। और कम अभिक्रियाशील होगा तो वो क्रिया नहीं करेगा और हमारा खाना क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो जिंक को लगाएंगे तो वो जिंक क्या कर लेगा गैस, क्रियाशील धातु है, वो क्रिया कर लेगा और हमारे खाने को ख़राब भी कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको एक गैस हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, स्विच, तार दिया गया है और गैस एक क्या दिया गया है, एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है और एक स्विच दिया गया है और एक तार दिया गया है। और इनका उपयोग आपको किस में करना है गैस, इनका उपयोग करके धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच गैस आप विभेद कैसे कर पाएंगे। आपके पास इतनी सामग्री है, क्या है, बल्ब है, स्विच है, तार है, हथौड़ा है, और आपको क्या निकालना है, कौन सी धातु अधातु है, कौन सी धातु है, इसके बारे में पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए, और दूसरा क्या करना है पता आपको, धातु और अधातुओं में विभेदन के लिए किन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन किया जाता है, आकलन कीजिए, ठीक है ना। तो और देखिए क्या है आपके पास, हम क्या करेंगे गैस, यदि हमें धातु अधातु का पता करना है तो जो हमें हथौड़ा दिया गया है, हथौड़ा से पीट करके धातु की पतली चादर प्राप्त हो जाती है। जैसे ही हम यदि धातु है कोई चीज़ और यदि हम कोई धातु अधातु दो चीज़ें रखी हुई हैं तो हमें पता करना है कौन धातु है कौन अधातु है, तो हमारे पास हथौड़ा है, आगे हम उसको पीटना शुरू करेंगे और यदि धातु होगी तो गैस वो पतली चादर बन जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ प्रास लिखा है, प्राप्त है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी, पतली चादर प्राप्त होगी। जबकि यदि अधातु है तो वह गैस यदि हम हथौड़ा से पीटते हैं तो वो क्या हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, टूट जाएगी, अतः छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर जाएगी। इसलिए हमें इससे पता चल जाएगा, हथौड़ा के द्वारा हम पीटेंगे उसको और हमें पता चल जाएगा, यदि वो टूट जाती है तो वो धातु नहीं है, और यदि वो नहीं टूटती है, पतली पतली गैस, टिन क्या होता है, धातु है ना, और इसलिए टिन की क्या बन जाती है, चादर बन जाती है। लेकिन मिट्टी अधातु है और मिट्टी को पीटेंगे तो क्या होगा, वो तो फूट जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और दूसरा हमें क्या दिया गया है, विद्युत के तार दिए गए हैं। तो विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम यदि हम पहले नंबर क्या करेंगे, विद्युत के द्वारा कैसे पता लगाएंगे, विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब को, सॉरी यहाँ बल्ब नहीं लिखा, बल्ब लिखा है, बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग करके निम्न परिपथ बनाएंगे। कौन कौन सा परिपथ बनाएंगे, देखिए इसको बारी बारी से धातुओं और अधातुओं में दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ द्वारा क्लिप करके स्विच को ऑन करेंगे, इससे भी हमें पता चल जाएगा। यदि गाइस वो तो हम देखेंगे कि यदि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जबकि अधातुओं में बल्ब नहीं जलता है। सो गाइस इस प्रकार इसमें बताया गया है कि देखिए हम यदि हमारे पास हथौड़ा है तो उसके लिए तो हम धातुओं को पीटेंगे, और हमारे पास इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में कि बल्ब, स्विच और तार भी दिया था। तो हम देखिए जब हमें पास तार है तो हम क्या करेंगे, कोई बैटरी होगी गैस तो उसमें हम एक क्या करेंगे, तार लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे गैस खाली स्थान है, तो यहाँ पे यदि हम धातु लगाएंगे तो आप चेक करना और स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब गैस जलने लगेगा। और यदि हम यहाँ पे अधातु लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता है, तो हम जान जाएंगे गैस, पहचान जाएंगे कि अधातु कौन सी है। यदि यहाँ पे हम कोई चीज़ लगाते हैं और यदि वो बल्ब जलने लगता है तो हम समझ जाएंगे कि ये धातु है, और यदि यहाँ पे हम कुछ चीज़ लगाते हैं और बल्ब ये वाला नहीं जलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये अधातु है, ठीक है ना, परिपथ के द्वारा। देखिए परीक्षण 1 में हमने देखा तो परीक्षण 1 और परीक्षण 2 में ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा। तो गैस देखिए, लेकिन यहाँ पे हम जो पहला तरीका है वो गैस ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सा पहला तरीका हमने क्या देखा था कि हथौड़ा से बल्ब को उसको मारेंगे और वो चादर पतली हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड तरीका है इसमें बल्ब जलने लगता है धातु में अधातु में। लेकिन गैस इसमें एक अपवाद है, क्या है, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। क्या है ग्रेफाइट, किसे कहते हैं, जो अपनी पेंसिल लगी होती है ना लकड़ी के बीच में, जो अपन लिखते हैं पेंसिल से,
तो गाइस जो छोटे छोटे बच्चे लिखते रहते हैं तो उस पेंसिल में जो बीच में जो नॉक होती है ना, उस ग्रेफाइट होता है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है गाइस, वो अधातु है, उसको हम मारेंगे तो वो टूट जाएगी, ध्यान रखना है ना। लेकिन और ग्रेफाइट, लेकिन क्या होता है, अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट भी गाइस विद्युत की सुचालक होती है। और यहाँ पे यदि हम ग्रेफाइट भी लगाते हैं जो कि गाइस अधातु है, उसमें भी बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इसीलिए हमने पहला तरीका जो देखा हथौड़ा से पीटने का, पीटेंगे तो गैस धातु होगी तो वो पतली हो जाएगी, चादर बन जाएगी। जैसे आप टिन का ध्यान करिए, वो धातु है तो बिल्कुल पीटने में क्या सा होता है, पतला होता है, हो जाता है। लेकिन वो क्या है, अधातु नहीं है, वो धातु है। और ग्रेफाइट को भी मारेंगे तो वो भंगुर हो जाएगी क्योंकि वो अधातु है। और यहाँ पे यदि हम ये तरीका जो दूसरा लिया है विद्युत वाला, तो इसमें गैस हम देख रहे हैं ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन इसके बाद भी बल्ब जल जाएगा, है ना। वो लेकिन बाद है, ज़्यादातर बल्ब धातुओं में ही जलते हैं, वरना नहीं जलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, गाइस ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने लगवाए थे, इसलिए इसमें यहाँ पे इकट्ठे डले हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 16 डला हुआ है, वरना ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, आगे हमें ये देखना है, और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना है। तो देखिए जो ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुणों प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। सो गैस हमने देखा था, प्रवृत्ति देखी थी हमने, पीएच मान देखा था। गैस जो हमने देखा था 1 से लेकर के 14 तक किसी चीज़ का क्या होता है, पीएच मान होता है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है, 7 होता है। और 7 जो बीच का जो 7 होता है गैस, वो उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी, मतलब कि वो ना ही क्या है क्षारीय ना ही अम्लीय है। तो हमने देखा था जो 1 2 3 4 5 7 तक के मान क्या होते हैं इस साइड के, ये अम्लीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, 7 से लेकर के यहाँ पे 14 तक मान दिए होते हैं, 8 9 10 11 इस प्रकार के ये गैस अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं और नीले प्रवृत्ति के होते हैं। तो गैस उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो कि अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के गुण होते हैं, उनमें उनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। वो ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उनमें क्या होता है, दोनों के गुण होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण क्या है गाइस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ना गाइस ये क्षारीय है ना अम्लीय, इसको अम्लीय और क्षारीय गाइस, सॉरी अम्लीय, यह अम्लीय भी है और क्षारीय भी है, दोनों क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लीजिए चाहे जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, ये दोनों अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। गैस तनु अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया करवा जाए उन धातुओं की, और तो वो क्या कर दे, हाइड्रोजन को अलग कर दे, हाइड्रोजन गैस निकालती हों, ऐसी धातुओं के गैस 2 नाम बताना है। और 2 नाम उनके बताना है गैस जो धातुओं को ऐसा नहीं करती हैं, नहीं कर सकती गैस। तो 2 नाम बताना है जिसमें कि जो कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, और गैस 2 नाम ऐसे बताना है जो तनु अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन को विस्थापित ना करें, जो ऐसा ना कर सकती हों, ऐसी धातुओं के नाम बताना है। तो गैस देखिए आगे हम अपन देखते हैं जो कि तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाली 2 धातु हैं, एक है गैस मैग्नीशियम और एक है जिंक। ये गैस यदि तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो उससे क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। ये दोनों धातुएं ऐसी ही हैं, एक मैग्नीशियम एक जिंक। इसके बाद देखिए जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, वो कौन सी धातुएं हैं, तो देखिए तो तनु अम्ल हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करने वाली धातुएं, जो तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं वो धातुएं कैसी है, एक है कॉपर और एक है Ag मतलब सिल्वर, ठीक है ना। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी धातु के एम जो कि अपघटनी परिष्करण में क्या है, एनोड तथा कैथोड का विद्युत अपघटय किसे बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाइस कि किसी धातु एम एक क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड किसे बनाएंगे, हमको ये लिखना है। तो गाइस जो एम है वो क्या है, शुद्ध धातु है, इसको हम कैथोड है, वो क्या है गाइस, कैथोड है, जो कि शुद्ध एम धातु है वो कैथोड है। और एनोड क्या है, अशुद्ध एम धातु, अशुद्ध धातु को क्या कहते हैं, एनोड।
समझ लो, एमोड समझिए, एनोड और कैथोड। कैथोड में क्या होती है, शुद्ध धातु आकर के लग जाती हैं, एनोड में क्या होती हैं, अशुद्ध धातु, ठीक है ना। ये गाइस विद्युत परिअपघटन में धातु M के किसी विलेय यौगिक का जलीय विलयन होता है गाइस। जलीय विलयन में एक साइड गाइस कैथोड होता है, ये जलीय विलयन यहाँ पे भरा होता है गाइस। तो जहाँ पे कैथोड है वहाँ पे आकर के ये यहाँ पे सभी जो शुद्ध धातु है गाइस वो आकर के इसमें लग जाती है और अशुद्ध धातु यहाँ से निकल जाती है, ठीक है ना। ये होता है गाइस एनोड, ठीक है। इसकी जलीय विलयन होता है, वहाँ पे जल का विलयन होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है धातु के किसी विलेय में यौगिक का जलीय विलयन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रत्यूष ने सल्फर के चूर्ण को स्पैचुला में लेकर के उसे क्या किया गाइस, गर्म किया सल्फर के चूर्ण को, ठीक है ना। जैसे कि चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो गैस देखिए आगे उसने एक सल्फर के चूर्ण को उन्होंने क्या किया है, गर्म कर रहा है ये बच्चा, ठीक है ना प्रत्यूष। और फिर गर्म करके इस परख नली में देखिए उल्टा करके यहाँ से गैस को गैस निकल रही है, इस गैस को क्या कर रहा है, वो एकत्रित कर रहा है। तो गैस की क्रिया क्या होगी, क्वेश्चन ये है गाइस कि गैस की क्रिया क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन सूखे लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर देखिए इसका, सूखे लिटमस पत्र पर गाइस इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल सूखा है, वो तो प्रभाव पड़ता है जल के विलयन में, ठीक है ना। लेकिन यदि आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन है आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या पड़ेगा। सूखे लिटमस पत्र पर हमने देख लिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन आर्द्र मतलब गीला है जो, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्द्र लिटमस पत्र पर गैस लाल कर देगी, आर्द्र लिटमस नीले लिटमस को क्या कर देगी, यदि वो आर्द्र है तो वो क्या कर देगी, नीले को सीधे कैसे कर देगी, लाल कर देगी। नीला लिटमस मतलब कि आप ये देखिए क्षारीय है और इसको क्या बना देगी, अम्लीय, अम्लीय मतलब लाल कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि एकत्रित गैस सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। क्यों कर रही है गैस ये नीले को लाल, क्योंकि वहाँ पे जो एकत्रित गैस है, जो उसने गैस है सल्फर ऑक्साइड को जलाया है और उससे गैस निकाली है, तो उस गैस में गैस पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। वहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिसके कारण वह नीले लिटमस को लाल कर देगी, ठीक है ना, क्योंकि वो आर्द्र है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। संतुलित करके हमको लिखना है। संतुलन क्या होता है गाइस, तो वो तो आप जानते हैं, सभी गैसों का संतुलन बनाना। देखिए जैसे यहाँ पे है सल्फर और ऑक्साइड है, यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर के गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, सल्फर ऑक्साइड बनेगा। तो गाइस सल्फर ऑक्साइड को मन संतुलित करने की बात आती है, तो देखिए AS निकाल दिया अपन ने और यही S ये आ गया, O2 आ गया, ठीक है। इसके बाद यदि हमको संतुलित करना है इसको, तो देखिए यहाँ पे SO सल्फर ऑक्साइड और 2H2O हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। इनको यदि हम मिलाते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड के साथ में मिलाते हैं तो क्या निकलती है गाइस, इसका H2 का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है ना। और ये संतुलित हो जाता है। कैसे संतुलित होता है, देखिए SO2 ये है और H2 यहाँ पे H2 है भी और O भी है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 लिखा है गाइस, तो वो सभी में है, H2O में है, ठीक है ना। और जब अपन इनको लिखेंगे गाइस, तो देखिए अपन ने क्या किया, देखिए यहाँ पे H2O को अपन ने SM लिख दिया। अब इसमें गाइस 2 बचा हुआ है और O बचा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस अब अपन ने ये लिख दिया SM, फिर बाद में गाइस SO ये है, SO2 है, तो देखिए SO2A है और 2A है गाइस, 2A है तो मिलाकर के कितना हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। SO4 क्यों हो गया गाइस, तो इसलिए हो गया क्योंकि देखिए ये 2 था यहाँ पे और ये क्या है, O भी इसमें, क्योंकि ये जो 2 लिखा है गाइस ये समय होएगा, क्या होगा, समय होगा। कैसे समय होगा गाइस, तो कहने का मतलब कि देखिए जो 2 लिखा है वो H के लिए भी लिखा है और O के लिए भी लिखा है यहाँ पर। तो गाइस ये वाला O और ये वाला O, ठीक है ना, ये गाइस तो देखिए ये वाला O तो 2 है ही
और गाइस ये वाला ओ भी 2 है क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ओ ओ कितना हो जाएगा, 2OA है और 2OA है, तो कितना हो गया, 4O हो गया। इसीलिए यहाँ पे SO4 लिख दिया गया। S तो एक ही है लेकिन यहाँ पे ओ कितना है गाइस, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया और ये संतुलित हो गया। और इससे निकल के कौन आता है गाइस, H2O बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि गाइस H2O कहाँ से मिल गया अब इसमें, तो गाइस देखिए ये वाला H2O तो यहाँ पे लिख दिया गया था, लेकिन यही अभी तो गाइस 2 वाला H2O लिखा है, लेकिन यहाँ पे ओ H गाइस 2 बस नहीं है, ये 2 इसी बस में नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 2 लिखा है। ये गाइस जो हमने बताया था कि ये दो जो लिखा है ये गाइस O के लिए भी लिखा है और H के भी लिए लिखा है। तो H2O एक तो यहाँ आ गया, लेकिन अभी 2H और बचा है, तो 2H ये निकल गया तो हाइड्रोजन बन गया। तो ये हुआ गाइस सल्फ्यूरिक संतुलित करना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। लोहे की जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए जिससे हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं कि उसमें जंग ना लगे। तो गाइस 2 तरीके हैं, एक है गाइस यसेद लेपन और एक है गाइस केमिकल्स लेपन। क्या है, एक है क्रोमिकल्स लेपन, एक है यसेद लेपन। तो यसेद लेपन के बारे में बात करते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसको गाइस यसेद लेपन कहते हैं। जब लोहे पर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते की, तो उसे क्या कहते हैं गाइस, यसेद लेपन कहते हैं। इसके बाद क्रोमियम लेपन किसे कहते हैं, तो क्रोमियम लेपन गाइस लोहे पर क्रोमियन की गाइस परत चढ़ा दी जाती है, इसलिए उसको क्रोमियन लेपन कहते हैं। इसलिए इसको गाइस इसमें जंग नहीं लगती है। तो 2 लेपन हमने गाइस देख लिए लोहे को जंग बचाने के लिए, एक देखा यसद लेपन और एक देखा गाइस क्रोमियम लेपन, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। क्या पूछ रहा है गाइस, अधातुएं यदि वो किससे मिल जाएं, ऑक्सीजन से मिल जाएं, तो वो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी गाइस। तो देखना आप इसमें वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी। कैसा, देखिए ऑक्सीजन के साथ अधातुओं में संयुक्त होकर के हमेशा कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो अधातुएं जब भी ऑक्सीजन से मिलती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन यदि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या बनाती हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। और गाइस यदि धातुएं मिली होती यहाँ पे ऑक्सीजन से, ये धातुएं होती गाइस तो वो क्षारीय बनाती हैं, आप ये ध्यान रखना, क्षारीय बनाती। लेकिन यहाँ पे मिल कौन रहा है, अधातुएं, इसीलिए अम्लीय बनाएंगी। लेकिन कुछ धातुएं अधातुएं कैसी बना देती हैं, उदासीन होती हैं, ना अम्लीय होंगी ना क्षारीय होगी, उनका कोई प्रभाव ही नहीं होगा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है ना, अधातुओं पर। जैसे गाइस मिट्टी पर कोई प्रभाव होगा, वो भी अधातु है एक प्रकार की, उस पर कोई उदासीन होगा। लेकिन बहुत सी धातुएं कैसा बना देती हैं, अम्लीय बना देती हैं। देखिए अब कारण बताइए, इनके कारण बताना है, कुछ दिए हुए हैं, कौन के कारण बताना है अपन ये पूछ लें इससे। तो देखिए किसके कारण पूछ रहा है, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण को बनाने के लिए किया जाता है। किसका, तो इसका क्या कारण है कि जो प्लेटिनम एक धातु है गाइस, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, इसका उपयोग हम देखते हैं आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, और लोहे का आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका कारण देखते हैं गाइस। प्लेटिनम, सोना, चांदी अत्यंत ही गाइस क्षीण और क्रियाशील, अत्यंत क्षीण क्रियाशील धातु हैं। क्या है गाइस, ये क्षीण क्रियाशील मतलब ज़्यादा क्रिया नहीं करती, क्षीण मतलब कम क्रियाशील होती हैं। इसका क्षारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो जो प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है गाइस, इनका उपयोग आभूषण मतलब कि हम पहनने के लिए सोने के जैसे बाले पहन लेते हैं, लेडीज लोग हार पहनती हैं, तो विभिन्न प्रकार के आभूषण क्यों बनाया जाता है इनसे, क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील होने के कारण गाइस इनका क्या नहीं होता है, क्षारण नहीं किया होता है, और क्षारण नहीं होता है इसलिए आभूषण बनाने में उपयोगी होती है। और गाइस यदि ये क्रियाशील होती तो क्या होती, इनमें जंग लग जाती है, खराब हो जाती। इनमें गाइस कोई भी कुछ भी हो जाता है ना, वो खराब हो जाती। लेकिन गाइस हम देखते हैं ये ऑक्सीजन में रहती हैं, पानी में रहती हैं, अपन धोते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन इनमें कभी जंग नहीं लगती है और ये खराब नहीं होती है। इसीलिए इन धातुओं का एक
क्या है, क्षीण अभिक्रियाशील धातु है। क्षीण क्रियाशील धातु है, इसलिए इनका क्षारण नहीं होता है और इसलिए इनको क्या बनाया जाता है, आभूषण बनाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या है गाइस, धातुएं हैं और गाइस ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान रखना, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं। ये हो सकता है इनमें आग लग जाए यदि खुले में छोड़ दें तो, है ना। तो ये बहुत क्रियाशील धातु हैं, फिर भी इनका उपयोग गाइस हम देखते हैं, फिर भी उनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है। जो खाना के बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अति अभिक्रियाशील धातु हैं ये, हैं। और ये वायुमंडल से नमी बचाने की क्रिया, वायुमंडल की नमी से क्रिया कर सकती हैं गाइस। इसमें यदि थोड़ी वायुमंडल में जो हवा, ऑक्सीजन में हवा रहती है गाइस, और उसमें थोड़ी बहुत नमी भी है गाइस, तो उससे भी अभिक्रिया कर लेंगी। इसलिए इसे बचाने के लिए तेल के अंदर बर्तन में रखा जाता है, जिससे कि ये नमी के संपर्क में ना आए। देखिए एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं उनको बनाने के लिए क्यों किया जाता है एल्यूमिनियम का उपयोग। तो गाइस इसका आंसर देखिए, एल्यूमिनियम एक गाइस ऊष्मा की अच्छी चालक है गाइस। क्या है, इससे गाइस ऊष्मा की अच्छी चालक है तथा इसका गलनांक गाइस उच्च है और उच्च गलनांक होने के कारण गाइस गलेगी नहीं, क्या नहीं होगी, गलेगी नहीं। इसका गाइस ऊष्मा की चालक है, इसमें ऊष्मा जल्दी आती है, ठीक है ना, और ये गलती भी नहीं है, इसलिए इसको खाना बनाने वाले बर्तन में यदि रख देंगे तो वो गलेगी नहीं। बहुत सी धातु हो सकता है अपन आग में रख रहे हैं, खाना वाले बर्तन तो गैस आग में रखे जाते हैं तो वो गल ही सकती हैं, तो गलनांक गैस उच्च होता है तथा यह गैस खोखले जल से भी अभिक्रिया नहीं करती। गैस यह क्या करती हैं, यह जल से अभिक्रिया भी नहीं करती तथा हल्के अम्लों से भी नहीं करती हैं। इसकी अभिक्रिया क्षारों के प्रति गैस अधिक होती है, जो कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। तो गैस हमने क्या देखा, यह गैस बहुत ही क्या है, ऊष्मा का चालक है, और ऊष्मा का एक कारण है ऊष्मा का चालक। दूसरा क्या है, इसका गलनांक गैस जल्दी नहीं गलती है, उच्च है, इसलिए खाना वाले बर्तन में करते हैं इसका उपयोग। और यह गैस जल से अभिक्रिया भी नहीं करती है, क्योंकि हम देखते हैं खाना वाले बर्तन में अपन जल भी डालते हैं तब तो अपन खाना बनता है अपना, तो यदि कोई चीज़ें होती तो वो जल से अभिक्रिया कर लेती तो खाना कैसे बन पाता, है ना। तो यह अभिक्रिया नहीं करती है तथा हल्के अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो हल्के अम्ल होते हैं गाइस, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनसे भी क्या नहीं करती हैं, अभिक्रिया से नहीं करती हैं। इसकी अभिक्रिया गाइस क्षारों के प्रति अधिक होती है। इसकी अभिक्रिया तो किससे करती हैं गाइस, क्षारों से करती है, क्षारीय जो चीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनसे अभिक्रिया अधिक करती हैं, जो कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग गैस खाना बनाने के लिए किया जाता है। जिसके साथ नहीं करनी है तो वो नहीं कर रही हैं, क्षारों की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अम्ल के साथ तो नहीं कर रही हैं ज़्यादा, गलनांक भी उच्च है, और क्या है, एल्यूमिनियम ऊष्मा का चालक है, इसीलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। और ये अभिक्रिया किससे करती हैं, तो आप ध्यान रखना, क्षारों से अभिक्रिया करती हैं। और यह अभिक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग इसीलिए किसमें किया जाता है, खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ऊष्मा की चालक है, गलनांक उच्च है और जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, और अम्लों से भी इसकी अभिक्रिया ज़्यादा नहीं होती है। ये कारण है गैस, 4 कारण हैं जिसके कारण ये क्या करते हैं, हम खाना बनाने वाले बर्तनों में इसका उपयोग करते हैं, इस एल्यूमिनियम का। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निष्कर्षण के प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका कारण क्या है। सो गाइस यहाँ क्या पूछा है कि कार्बोनेट और सल्फाइड को गाइस, सल्फाइड अयस्क हैं दोनों, इनको गाइस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका क्या कारण है।
तो इसका कारण है गाइस कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को गाइस निष्कर्षण के प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड का गाइस क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है और धातु आसानी से निष्कर्षित हो जाती है। क्या हो जाती है, उससे ऑक्साइड निकल जाता है, अपचयन हो जाता है, जिससे धातु आसानी से क्या हो जाती है, निष्कर्षित हो जाती है। इसीलिए कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क का गाइस किस में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग गाइस ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है इसी से, ठीक है ना, जिससे क्या हो, धातु का ऑक्साइड का अपचयन हो जाए और धातु आसानी से निष्कर्षित हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नहीं है, बल्कि ये हमने बताया ये पहले से गाइस पूरे क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, तो उसी से लिखे हुए थे, उसी में लिखे हुए हैं, तो अभ्यास प्रश्न हमने छांट लिए हैं इससे। आपने तांबे के गाइस मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। गाइस हम भी तांबे के बर्तन को जो पूजा बहुत से चीज़ होते हैं तो उसको हम किससे साफ करते हैं गाइस, नींबू से करते हैं। और नींबू क्या है गाइस, खट्टा होता है, ये गाइस अम्लीय होता है। अम्ल से क्यों साफ करते हैं, इसका कारण क्या है गाइस, तो खट्टे पदार्थों से बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है गाइस, खट्टे पदार्थ बर्तन को कैसे क्यों साफ कर देते हैं, वो खट्टे पदार्थ हैं जो वो क्यों प्रभावी हैं साफ करने के लिए बर्तन। तो गाइस इसका कारण अपन जानते हैं, तांबे के बर्तन और तांबे के बर्तन के ऊपर गाइस क्षारीय ऑक्साइड की परत जम जाती है। जमी होने के कारण वे गाइस मलिन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो खराब दिखने लगते हैं। तो गाइस हम उसमें क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड की परत चली होती है, ठीक है ना। और गाइस इससे बर्तन क्या हो जाते हैं, मलिन दिखने लगते हैं। और नींबू और इमली गाइस खट्टे पदार्थों से हल्का अम्ल होता है, इनमें क्या होता है गाइस, अम्ल होता है। और जब अम्ल और गाइस क्षार मिलेंगे तो आप ही बताइए प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, वो साफ होंगे कि नहीं होंगे। तो अम्ल का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और क्षार का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, तो बर्तन साफ हो जाएगा, ना वो अम्लीय होगा फिर ना क्षारीय। तो गैस देखिए क्षारीय परत अभिक्रिया करते हैं और गैस उसे उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। मतलब देखिए बर्तन की परत में क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति की परत चढ़ी है, क्षारीय चढ़ी है। और गैस हम नींबू और इमली से धोते हैं तो उसमें क्या है, अम्ल है। और गैस अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके गैस क्या हो जाती है, उसकी परत उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, वह उदासीन कर देता है या फिर हटा देता है, जिससे तांबे के बर्तन क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थों का उपयोग करके बर्तन को साफ करने के लिए किया जाता है। तो गैस कारण समझ में आ गया आपको कि जैसे कोई गिलास है गैस तांबे की, उसमें परत क्या चढ़ी हुई है, क्षारीय प्रवृत्ति की चढ़ी हुई है। किस प्रवृत्ति की, क्षारीय ऑक्साइड चढ़ा हुआ है। और यदि हम उसमें नींबू वाला अम्ल डालते हैं, इमली वाला, तो वो प्रवृत्ति क्या हो जाती है गैस, वो हो जाती है गैस, ना तो उसका फिर क्षारीय रहती है ना अम्लीय, क्योंकि इसमें क्षारीय भी था, नींबू क्षारीय अम्लीय हो गया और बर्तन क्या हो गया, क्षारीय। जब दोनों मिलेंगे तो गैस वो परत हट जाएगी, वो साफ हो जाएगी, ना अम्लीय रहेगा बर्तन ना क्षारीय। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं को विभेद कीजिएगा। इस रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमको धातु और अधातु के बारे में अंतर लिखना है या विभेद करना है, एक ही बात है। देखिए जो धातु होती हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर ये गैस अपचायत होती हैं, जबकि गैस अधातु कैसी होती हैं, उपचायत होती हैं। इनके ऑक्साइड, यदि धातुओं के ऑक्साइड देखें तो क्या होते हैं गैस, क्षारीय होते हैं। जैसे हमने देखा तांबे के बर्तन में कौन सी प्रवृत्ति थी, परत चढ़ी थी क्षारीय, तो इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जबकि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये अम्लों से अभिक्रिया करके गैस हाइड्रोजन गैस को विस्थापन करती हैं। गैस जब भी ये क्योंकि इसके क्या होते हैं, ये ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु क्षारीय होती हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और गैस यदि इनमें अम्ल डाल दिया जाता है, जैसे नींबू वगैरह और गैस विभिन्न प्रकार के अम्ल होते हैं, तो उनको गैस खट्टे पदार्थ डालते हैं तो ये कौन सी गैस निकालती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। और गैस यदि अधातु की बात करें, ये अम्लों से क्रिया करके गैस ये गैस अभिक्रिया नहीं करती हैं, अधातु अम्ल से कोई क्रिया नहीं करेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये गैस विद्युत के धनात्मक तत्व होते हैं धातु में। हम देखते हैं गैस, हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में कि यदि हम धातु को लगाते हैं कहीं भी, ये गैस
तो उससे क्या, स्विच और तार से जोड़ते हैं धातु को तो बल्ब जलने लगता था। लेकिन गाइस अधातु ये इसलिए जलने लगता था क्योंकि ये धनात्मक तत्व पाए जाते हैं इसमें, धातु में, विद्युत के। और गाइस अधातु में ऋणात्मक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। आए हमने 4 चीज़ देखी गाइस इसमें। एक इसमें देखा गाइस, ये अपचयित होती हैं धातु, ये उपचयित होती हैं धातु, ये गाइस क्षारीय होती हैं, ऑक्साइड बनाते हैं गाइस, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ये अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। और गैस ये हमने देखा, जब गैस ये अभिक्रिया करती हैं अम्लों से तो हाइड्रोजन गैस का निकालती हैं, विस्थापन करती हैं, जबकि अधातु क्या करती हैं, अधातु अम्लों से क्रिया करती ही नहीं है। ये गैस धनात्मक चालक होती हैं धातु के लिए, ये ऋणात्मक होती हैं। तो 4 चीज़ हमने देखी, आप ध्यान रखना, ऑक्साइड, अपचयन, ये 4 वर्ड याद रख लेते हैं दोनों के तो आपको याद रह जाएगा आंसर। अब क्या होती हैं, अपचयन करती हैं, क्षारीय होते ऑक्साइड बनाती हैं, क्या गाइस, क्षारीय ऑक्साइड बनाना, और हाइड्रोजन से अम्ल से क्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करने पर क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। और धनात्मक होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं विद्युत की। इसके बाद देखिए, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति गाइस क्या करता है, प्रत्येक घर में सुनार बन करके जाता है और उसने क्या किया, उसने कहा कि पुराने मलिन सोने के आभूषण हैं, जैसे कंगन है, सोना के, चांदी, सोने के गाइस कंगन है, हार है, कुछ भी, तो वह क्या करता है, वह प्रत्येक घर में जाता है और जो खराब हो गए हैं, मतलब उन पर गाइस से परत चढ़ जाती है, तो मलिन हो गए हैं, उन आभूषणों को गाइस साफ करने के लिए, तो उन आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने के ढोंग रचाता है। और कोई संदेह किए बिना एक महिला क्या करती है, उसे सोने के कंगन ला करके दे देती है और कहती है आप साफ कर दीजिए हमारे कंगन को, जिसे एक विशेष विलयन में वह डालता है उस कंगन को। क्या करता है वह सुनार, विशेष विलयन में डालता है उस कंगन को, और फिर क्या करता है, कंगन को नए की तरह चमकने लगता है, थोड़ी देर में देखता है, लेकिन उसका वजन क्या हो जाता है गाइस, बहुत ही कम हो जाता है उस कंगन का। तो वह महिला क्या करती है, बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क करने के पश्चात उस व्यक्ति को गाइस झुकना पड़ता है और एक जासूस की तरह, क्या आप इस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं कि ये काय का विलयन था जिसके कारण उसका क्या हुआ, कंगन क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, उसका वजन चला जाता है, मतलब उसका सोना चला गया होगा, है ना, और घुल गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। तो वो कौन सा विलयन था गाइस, उसने कौन से विलयन का उपयोग किया गया था। तो गाइस हाँ, हम इसके गाइस बता सकते हैं कि वह विलयन गाइस एक तीव्र विलायक है, घोलने वाला है, जो कि सोने को अपने अंदर घोल लेता है। क्या कर लेता है, वह विलयन कैसा है, तीव्र विलायक है, जो कि सोने को अपने अंदर घोल लेता है। इसका नाम है गाइस अम्लराज एक्वारेजिया। क्या नाम है गाइस, अम्लराज एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल है गाइस जिसको क्या करता है, सोने को अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है ना। और गाइस फिर बाद में क्या, क्षार डालेगा तो सोना वापस निकल आएगा। देखिए आगे देखते हैं, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात, लोहे की मिश्र धातु का नहीं होता है। इसका कारण क्या है, तो गाइस गर्म जल का यदि टैंक बना रहे हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि परंतु इस्पात या लोहे जैसी मिश्र धातु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है बताइए। तो गाइस जब तांबा गाइस इस्पात और लोहे मिश्रा धातु से कहीं अधिक ऊष्मा वाला है। क्या है, ऊष्मा का गाइस चालक है। तांबा गाइस लोहा और इस्पात से भी ज़्यादा ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण करता है, ठीक है ना, चालक है। इसीलिए गर्म पानी वाले टैंक में गाइस, टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, परंतु इस्पात का नहीं। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है गर्म जल के टैंक बनाने में, इस्पात का क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वह ऊष्मा का अत्यधिक क्या है, ऊष्मा का अधिक चालक है, इसलिए उसमें किया जाता है, ठीक है ना। लोहे और इस्पात का नहीं किया जाता है क्योंकि ये उतने ज़्यादा ऊष्मा के चालक नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर को उसके अयस्क के निष्कर्षण में से निम्न चरण दिए गए हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता को लिखिए। कॉपर के गए चरण दिए हुए हैं अयस्क के, इसको निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसकी अभिक्रियाशीलता को लिखना है। देखिए कॉपर, इस क्वेश्चन में है ये,
कॉपर को सल्फर ऑक्साइड के साथ भर्जन किया जाता है तो क्या बनेगा, हमें कैसा क्या होगा गाइस। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं, बाद में दूसरे देखेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन है 2COUS, तो कॉपर सल्फेट तथा यहाँ पे है 3O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऊष्मा या फिर भर्जन डाली जाती है इसमें ऑक्सीजन और कॉपर में। तो क्या बन निकल के आ रहा है गाइस, CuO तथा प्लस में 2SO2 मतलब कि ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये निकल के आया। कॉपर के सल्फर डाइऑक्साइड के भर्जक से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकल के आई गाइस, SO4 मतलब कि SO2 निकल के आई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, कॉपर प्राप्त हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। यदि कॉपर को विद्युत तो गैस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कॉपर को गैस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भर्जन करने पर क्या मिलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है और कॉपर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कॉपर तथा ऑक्साइड को कॉपर सल्फर ऑक्साइड के साथ अपचयन होता है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता लिखिए। देखिए यहाँ पे कॉपर है, देखिए SO4 कॉपर ऑक्साइड तथा कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके अपचयन द्वारा कॉपर प्राप्त होता है। क्या करते हैं, इसको गर्म करके कॉपर SO को गर्म करके प्राप्त होता है, इससे SO2 गैस निकलती है। तो गैस देखिए यहाँ पे ये है गैस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड मिलाया जाता है और दोनों को फिर क्या किया जाता है गैस, इन दोनों को मिलाया आगे, कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड को मिलाया और इसमें ऊष्मा डाली मतलब इसको गर्म किया, तो क्या निकल के आता है, कॉपर के गैस 6 कॉपर के अणु कॉपर 4 निकल के आते हैं तथा ऑक्साइड गैस निकल के रूप में गैस बाहर हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब सी देखते हैं गाइस, विद्युत अपघटनी शोधन के बारे में हमको अभिक्रियाशीलता बताना है। विद्युत अपघटनी शोधन, देखिए ये है विद्युत अपघटनी शोधन के रूप में हमको कैथोड पर शुद्ध धातु और Cu प्राप्त होती है। तो गाइस हमने इस कैथोड क्या होता है गाइस, ये होता है एक परखनली टाइप की होती है, एक होता है एनोड। तो यहाँ पे गाइस विलयन होता है, यहाँ विलयन भरा होता है और जो शुद्ध धातु होती है वो किस में लग जाती है गाइस, इस कैथोड में लग जाती है। किस में, ये कैथोड का होता है, ये धातु के पास लग जाती है और यहाँ से क्या निकल जाता है गाइस, यहाँ से एनोड से गाइस अशुद्ध धातु यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है ना, इसके साथ में। तो देखिए विद्युत अपघटनी इसके द्वारा किस प्रकार किया जाता है, हम ये भी बताएंगे आपको। देखिए कैथोड पर CuO में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि Cu मतलब कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसको ये आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है ना, धातु चिपक जाती है। और एनोड पर हम देखें तो Su कॉपर सल्फेट है, Su कॉपर है और क्या है, सल्फेट है। इसमें गैस कॉपर सल्फेट और इसका कॉपर सल्फेट का गैस विलयन है, उसमें गैस जो इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन गैस माइनस वाले कण चिपक जाते हैं। देखिए ये है गैस कैथोड और एनोड का चित्र, हमें बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। तो देखिए ये है विद्युत शोधन का चित्र। तो देखिए ये वाली जो छड़ आपको दिख रही है, ये किसकी छड़ है गैस, कैथोड की छड़ है। यहाँ पे गैस देखिए ये है गैस कॉपर, यहाँ पे गैस छोटा छोटा विलयन है, ठीक है ना, ये विलयन है गैस। वो विलयन में क्या हो रहा है, विलयन में क्या डला है गैस, तो विलयन में आप देखेंगे यहाँ पे गैस कैथोड डला है। क्या डला है, ये गैस विलयन भरा हुआ है, यहाँ पे गैस कैथोड डला है और गैस ये है इलेक्ट्रॉन SO4 की, मतलब कि यहाँ पे ये गैस ये परत जो आपको दिख रही है ना, ये छड़, ये गैस एनोड है। तो देखिए ये वाले एनोड और कैथोड में ये सब जो Su है, जो शुद्ध धातु है, जो कॉपर है, वो आकर के यहाँ पे इस गैस कैथोड में लग रहा है, लेकिन जो अशुद्ध धातु है गैस उससे ये एनोड से वापस निकल रही है। देखिए अम्लीय कॉपर विलयन में सल्फेट विलयन, ये गैस टैंक बना हुआ है जिसमें गैस अपघटय
एनोड पंख लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये गाइस इसमें यदि हम विद्युत डालते हैं तो ये होता है इसमें। ये है गाइस कैथोड, ये है एनोड। यहाँ पे माइनस कैथोड के गाइस यहाँ धातु आकर के लग रही है, ये एनोड है, ठीक है। आई होप आपको कैथोड और एनोड आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सॉरी गाइस, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन का एक स्विच नामांकित चित्र बनाइए। तो वो हम चित्र आपको बना दिए हैं और उसमें विद्युत किस प्रकार होता है वो भी हमने समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट का 1 बिलियन लोहे के बर्तन पर रखा गया है। कुछ दिन बाद लोहे का बर्तन में अनेक छेद हो जाते हैं। क्या रखा गया है? लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट रखा गया है और देखते हैं गाइस कॉपर सल्फेट रखने के कारण कुछ दिन देखते हैं उसमें गाइस लोहे में अनेक छिद्र हो गए हैं। इस सक्रियता के आधार पर इसके कारण की व्याख्या के लिए एक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो गाइस ये क्यों हुआ है, इसका गाइस समीकरण हमको लिखना है। चूँकि गाइस इसमें सक्रियता श्रेणी में लोहे के तांबे के ऊपर आता है। क्या आता है गाइस? लोहा तांबे के ऊपर आता है, ये सक्रिय है, ठीक है ना। अर्थात लोहे की सक्रियता तांबे से अधिक है। तो लोहे की सक्रियता क्या है? तांबे से अधिक है, इसलिए क्या हो रहा है उसमें छेद हो रहा है। वो क्या क्रिया कर रहा है उसके साथ में, जब तो छेद हो रहा है ना। और तांबे में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो है इसकी सक्रियता गाइस तांबे से भी ज़्यादा है। तांबा तो इतना ज़्यादा गाइस क्रिया नहीं करेगा दूसरों तत्वों के साथ, लेकिन गाइस ये लोहा ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है ना। ज़्यादा सक्रिय होने के कारण इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है जो कि विलेय है। इसलिए विलयन में क्या हो जाता है, वो घुल जाता है और बर्तन में छेद हो जाते हैं। तो वो क्या बनाता है गाइस? वो कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बनाता है। क्या कर रहा है वो? जो कॉपर सल्फेट रखा हुआ है लोहे में, तो कॉपर को तो विस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपर को अलग कर रहा है, ठीक है ना। और आयरन सल्फेट बना रहा है, आयरन सल्फेट बनाता है। और गाइस जब आयरन सल्फेट का विलय हो जाता है इसलिए विलयन गाइस घुल जाता है और लोहा क्या होने लगता है? घुलने लगता है और उसमें छेद होने लगते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या देखा गाइस, इसमें ये क्यों घुल रहा है गाइस, क्यों छेद हो रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तांबे से ज़्यादा क्रिया कौन करता है, तांबे से भी ज़्यादा क्रिया कौन कर रहा है? लोहा कर रहा है। किसके साथ में कर रहा है गाइस? सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो विलयन रखा है उसी के साथ में क्रिया कर रहा है। और इस क्रिया करने के कारण क्या हो रहा है, वो कॉपर को तो विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, बल्कि सल्फेट और क्या लोहा और सल्फेट मिल जाता है, उसका घोल बन जाता है। और घोल बन जाने के कारण वो घुलने लगता है, विलयन होने लगता है। इसीलिए इस विलयन में घुल जाता है और बर्तन में छेद हो जाते हैं। जब गैस लोहा घुल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो छेद तो होगा कि नहीं होगा। देखिए आगे देखते हैं। एक तत्व में ये सुनहरी पीली ज्वाला के साथ में वायु में जलता है। क्या होता है? तत्व ए है गाइस जो कि सुनहरी पीली ज्वाला में जलता है, तथा यह दूसरे तत्व बी से, जिनका गाइस परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, अभिक्रिया करता है और उसका उत्पाद सी बनाता है। क्या बनाता है? सी बनाता है। बी क्या कर रहा है? इसका क्रमांक 17 है जो कि अभिक्रिया कर रहा है बी, और सी देखा वो तो जल रहा है पीली ज्वाला में, लेकिन बी क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है जिसका क्रमांक 17 है, और उत्पाद क्या बना रहा है? वो बी बना रहा है सी, ठीक है ना, अभिक्रिया करके। और गाइस जो सी उत्पाद है उसका जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से अभिक्रिया करके वो गाइस सी क्या बना रहा है? डी बना रहा है। किसके साथ अभिक्रिया किया अब इसने? जलीय विलयन विद्युत अपघटन के साथ करके, विद्युत अपघटन करके, ठीक है ना, डी बनाया। और बी ने सी कैसे बनाया था गाइस? तो यह अभिक्रिया दोनों बी ने अभिक्रिया की और सी बनाया, और सी ने अभिक्रिया की किसके साथ में? जलीय विलयन के साथ में विद्युत अपघटन करके, तो इसने क्या बनाया? डी बना देता है। तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है इस क्रिया में। तो ए बी सी डी की पहचान कीजिए और अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए।
रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो गाइस देखिए, हमने देखा क्या है, एक धातु है जो, कौन सी धातु है गाइस, जो कि पीली ज्वाला में अच्छी तरह जल जाती है, जल रही थी। तो वो धातु है गाइस सोडियम, सुनहरी पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो वो धातु, ए वाली धातु कौन सी होगी गाइस, तो सोडियम होगी। अतः सोडियम है, अतः वह धातु कौन सी है, सोडियम है, जिसकी परमाणु संख्या क्रमांक कितना है गाइस, 17 है। 17 है, जो 17 बताया था। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कौन सी धातु है जो कि जल रही है पीली ज्वाला में, तो वो है ए वाली धातु का संकेत दिया गया था। तो ये धातु कौन सी है, सोडियम है। लेकिन जो बी वाली धातु है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी क्लोरीन है। जो बी धातु है ना, जो कि किससे अभिक्रिया कर रही थी गाइस, उत्पाद बना रही थी, सी वाला उत्पाद बना रही थी, अभिक्रिया से। तो वो धातु कौन सी है गाइस, क्लोरीन है, जो कि इन दोनों से, सोडियम और क्लोरीन से अभिक्रिया करके, जो हमने देखा जो सोडियम पीली ज्वाला में जलती है, तो इससे अभिक्रिया कौन कर रही है, जो बी वाली धातु क्लोरीन है। ये दोनों अभिक्रिया करके धातु सी बनाती हैं। कौन सी बताती हैं, अभी ए और बी ये दो हो गई, तो ये दोनों अभिक्रिया करके सी बनाती हैं, ठीक है ना। हाँ, उसको ये दोनों अभिक्रिया करके कौन बनाती है, कौन सी धातु बनाती है, सी। तो सी धातु कौन सी निकल के आती है, जो परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अतः सी सोडियम क्लोराइड है। कौन सी धातु है जो सी धातु बनी है, इन दोनों की अभिक्रिया करने के पश्चात कौन सी धातु बनी है, सी। सी धातु कौन सी धातु है गाइस, तो वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनी गाइस, क्लोरीन और सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड सी वाली धातु बनाती है। और सोडियम क्लोराइड का गाइस जो विलयन है, वह विद्युत अपघटन में के फलस्वरूप क्या बनाता, फलस्वरूप गठन के फलस्वरूप गाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जो चौथी धातु जो ऑप्शन नंबर डी लिखा था, वो कौन सी धातु बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अतः वह कौन सी धातु है, डी है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्वेश्चन में ऐसे घुमा के दिया हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, यदि हमें एक धातु पता चल जाती है तो उसी से मिलते मिलते बहुत पूरी धातुओं का हमें पता चल गया। इसके बाद देखिए, तो हमने देखा ये, अतः इसको हम समीकरण में कैसे लिख सकते हैं, अतः ये वाली धातु कौन सी है, सोडियम है। सोडियम ने बनाया गाइस, कौन सी धातु बनी, सोडियम ने बी वाली धातु बनाई, क्लोराइड। कौन सी धातु बनाई, क्लोराइड, पीली ज्वाला के साथ में जल रही थी, वो कौन थी, ये थी सोडियम थी। और गाइस उससे क्या बना, क्लोराइड बना। क्लोराइड बनने के गाइस अब दो धातुएं निकल आई, सोडियम भी निकल आई, जो ए वाली धातु सोडियम है और क्लोराइड, इन दोनों ने क्रिया की तो क्या बना गाइस, इन दोनों ने क्रिया की तो गाइस सी वाली धातु बनी, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड निकल के आया। और सोडियम क्लोराइड ने फिर क्रिया की गाइस, तो क्या बना, अभिक्रिया की तो क्या बना, डी धातु बनी। तो डी धातु कौन सी है गाइस, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड धातु बनी, ठीक है ना। इसका रासायनिक समीकरण आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 2 सोडियम, हाँ 2 सोडियम क्लोराइड 2, और फिर बाद में देखिए 2 सोडियम क्लोराइड निकल के आती है। इसमें विद्युत अपघटनी का समीकरण आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड और इसमें यदि हम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और विद्युत अपघटन करवाते हैं गैस इन दोनों को मिलाकर के, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस इसका विस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज की गैस लेसन का लास्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या होता जबकि गैस ये धातु है जो जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता, तो क्या होता यदि गैस ZnSO कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की गैस अनुपस्थिति में, जहाँ ऑक्सीजन ना होती, हम देख रहे हैं गैस ऑक्सीजन में ही कोई आग जलती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनको गर्म किया जाता, तो इस कॉपर ऑक्साइड तथा कॉपर सल्फेट के साथ मिश्रण को गर्म किया जाता, तो रासायनिक समीकरण इनका हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो गैस देखिए ये वाली जब धातु है जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता, तो इससे निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा जिंक ऑक्साइड बनता। क्या बनता गैस, यदि इनको क्या कार्बन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहाँ ऑक्सीजन ना होती वहाँ पर गर्म किया जाता, तो क्या बनता, जिंक ऑक्साइड बनता। और यह जिंक ऑक्साइड जो कि और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। इससे क्या निकलती गाइस? जिंक ऑक्साइड बनता, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। देखिए, जिंक ऑक्साइड कार्बोनेट को यदि हम ऊष्मा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो क्या निकल के आ रहा है? जिंक ऑक्साइड निकल के आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है प्लस में। जब गाइस जब CuO मतलब कॉपर सल्फेट ऑक्साइड के मिश्रण से गर्म किया जाता है तो क्या निकल के आती है गाइस? SO2 निकल के आती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और गाइस अभी हमने ऊष्मा देखा था, जिंक कार्बोनेट को यदि हमने गर्म किया था तो क्या निकल के आया था? जिंक ऑक्साइड निकल के आया था, और जिससे क्या कौन सी गैस निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। लेकिन यदि हम इसी वाली जैसे कॉपर ऑक्साइड को यदि हम गर्म कर रहे हैं गाइस, SU सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर के क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो क्या निकल के आ रही है? SU निकल के आ रही है, मतलब कि कॉपर निकल के आ रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।